औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सईद और सावी सवेरा में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सावी सवेरा हर इतवार जो है वो हम लाइव करते हैं, जिसमें हम कपास की फसल से मुतल्लिक जो है वो बात करते हैं। आज का सावी सवेरा जो इसमें हम दो जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। जैसे कि हमारे काश्तकार हैं, उन्होंने पिछले दफा हमें सजेस्ट किया था कि वैरायटीज का टाइम तो नहीं है लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए कि वैरायटीज के बारे में, जो कपास की इकसाम है उसके बारे में हमारे काश्तकार जो है इनको बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और दूसरा, गुलाबी सुंडी का अटैक जो है वो बहुत ज्यादा कपास पे देखा जा रहा है, या जैसा ये मौसम है ये गुलाबी सुंडी के फैलाव के लिए, उसके हमले के लिए बहुत साजगार है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम वक्त से पहले या जिस खेत में थोड़ा बहुत गुलाबी सुंडी का अटैक है उसको हम किस तरह से फसल जो है उसको महफूज कर सकते हैं, ताकि हमारी फसल जो है उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो ना पहुंचे और काश्तकार जो है वो अच्छी पैदावार ले सके। हमारे आज जो मेहमान डॉक्टर जहांजेब साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया और हम बाकायदा अपने प्रोग्राम का जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है उसमें हम वैरायटीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि हमारी बैठक में भी वैरायटीज के बारे में काश्तकार जो पूछते हैं। तो जब काश्त करनी होती है कपास, जब काश्तकार जो वो एग्जाम लेने जाते हैं कि कौन सी एग्जाम वो लगाएं, तो उनको बेसिकली डिफरेंस ही नहीं पता होता कि क्या फर्क है बीटी कॉटन में, नॉन बीटी कॉटन में या देसी कपास जो है। तो इसका अगर बुनियादी फर्क आप आसान किसानों की जुबान में किसानों को बता दें कि वो किस तरह से विजुअली तौर पे जो है वो इसका फर्क कर सके कि कौन सी किस्म जो है वो बीटी है, नॉन बीटी है और देसी है, और किसकी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगी। जी सर। जी, कॉटन का जो सबसे बड़ा मसला जो किसानों को दरपेश है वो यही है कि वैरायटीज की सिलेक्शन का इशू होता है कि कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए, कौन सी वैरायटी किस इलाके के लिए सूटेबल है। इसके लिए ये होता है कि जो जितने भी इदारे बने हैं, जैसे मतलब हमारा फैसलाबाद का है, मुल्तान का है, उसके बाद हमारा CCRI मुल्तान है, वो ये सारे इदारे जो हैं इनमें जाहिर है कि रिसर्च का काम हो रहा है। इसके अलावा हमारे और भी सब स्टेशन है, जैसे खानपुर का इदारा है, बहावलपुर में हमारा इदारा है, वो उसके अलावा साहिवाल में हमारा कॉटन रिसर्च स्टेशन साहिवाल है। तो हर इदारे की अपनी अपनी अप्रूव्ड वैरायटीज होती हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि हमने जैसे अब रिसेंटली हमारी 2-3 वैरायटीज अप्रूव हुई थी। एक सुपर थी और 492 थी और 490 थी। इसमें ये होता है कि हमने सीड वगैरह इसका मतलब बनाया है इस दफा। और हमने क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि किसान को जो सीड है वो अच्छी क्वालिटी का मिले, तो हम अकेले तो जाहिर है पूरे पाकिस्तान के लिए सीड जो है ना वो डेवलप नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया कि जो जितनी भी हमारा प्राइवेट सेटअप था कंपनीज का, जो हमने सीड बनाया था, प्री बेसिक सीड होता है, उसको हमने ऐसे किया था कि सारी कंपनीज को दिया। तकरीबन 39 कंपनीज को हमने इस दफा सीट दिया था। तो वो उन 39 कंपनीज के पास हमारी वैरायटीज का सीट, मतलब ये 490, 492 सुपर और अनमोल के लिए यानी हमने दिया था। तो इसमें यह था कि कुछ वैरायटीज जैसे 490 और अनमोल है, वो भारी रकमों के लिए वैरायटीज हैं। और 492 और जो सुपर कॉटन है वो वो थोड़ा सा दरमियाने रकबे और कमजोर रकबे के लिए भी हम उसको रिकमेंड करते हैं। अच्छा, दूसरा ये तो हमारी वैरायटीज होगी। फिर इस तरह ही हमारा मुल्तान के जो वैरायटीज जो अप्रूव्ड वैरायटीज हैं वो 10-20 और 10-26 हैं। तो ये वैरायटीज भी जो भारी रकबे के लिए बहुत अच्छी है और इनकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो हमारे CCRI की कुछ वैरायटीज है वो भी अप्रूव्ड जो है वो लगानी चाहिए। और इसके अलावा उनकी वैरायटीज हैं, साहिवाल की भी 1-2 वैरायटीज रिसेंटली जो पीछे अप्रूव हुई हैं वो उस इलाके के लिए रिकमेंडेड है। खानपुर की कुछ वैरायटीज हैं, आर एच के नाम से होती हैं। तो किसान जो है पहले तो इन इदारों की तरफ पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से ये सीड की जो अवेलेबिलिटी है उसको सही नहीं होती। फिर आजकल ये जो किसान 3 जीन, सिंगल जीन, देसी कॉटन का तो सबको पता है, उसको वो लोग कपा कहते हैं पंजाबी में। और जो अमेरिकन कॉटन है उसको नरमा कहा जाता है।
तो उसमें फिर आगे आ जाता है कि इसमें नॉन बीटी, बीटी और 3 जीन वैरायटीज हैं। बीटी, नॉन बीटी जो होती है जिसपे ना सुंडियों का हमला होता है, जैसे गुलाबी, गुलाबी का भी होता है, स्पॉटेड यानी चितकबरी का भी होता है, और अमेरिकन सुंडी का भी हमला होता है। लेकिन चूंकि ये सुंडियों की वजह से किसान की ये प्रेफरेंस में नहीं है ये वैरायटीज जो कि नॉन बीटी हैं। कुछ इलाकों में अभी भी, जैसे नयाब किरण के नाम से एक वैरायटी थी नयाब की, वो वैरायटीज जो है ना अभी भी लग रही हैं कुछ इलाकों में। वो अच्छी वैरायटीज थी, सिंध में भी लग रही हैं। लेकिन जो इस वक्त पोजीशन है, जो सिंगल जीन बीटी कॉटन है, उसमें चितकबरी सुंडी, अमेरिकन सुंडी नहीं आती, गुलाबी सुंडी उसपे आती है, उसपे गुलाबी को कंट्रोल करना पड़ता है। और 3 जीन जो वैरायटीज हैं उसमें अभी तक एक ही वैरायटी अप्रूव है, 2 वैरायटीज अप्रूव है। वो कैम की हैं, वो CKC3 है और CKC6 है। तो इन वैरायटीज में ये होता है कि इनके अंदर जीन मौजूद है, जो 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 हेल्प करता है कि गुलाबी सुंडी का हमला ना हो उस पे। यानी गुलाबी सुंडी उस पे हमला करती है तो वो उसका जो वो एग लेइंग करती है, तो वो साथ ही वो मर जाती है उसको खा के, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन होती है। तो वो प्रोटीन खा के वो जो इंसेक्ट है वो खत्म हो जाता है। और उसके अंदर ग्लाइफोसेट का जीन भी होता है, यानी आपको जड़ी बूटियों के लिए गोडी करने की जरूरत नहीं होती। और उसमें इस साल लोगों के साथ बहुत धोखा भी हुआ है कि लोगों ने ग्लाइफोसेट वाली वैरायटीज ली है। ग्लाइफोसेट एक जड़ी बूटी मार जहर होती है, सबको ही पता है, वो करते हैं तो वो उसको यूनिवर्सल किलर भी कहा जाता है, यानी कि वो एक ऐसी चीज है वो हर चीज को मार सकती है। लेकिन ये है कि कॉटन के अंदर वो जो CKC3 और CKC6 वगैरह है, उसमें एक जीन मौजूद है जिससे वो ग्लाइफोसेट करने से पौधे, कॉटन के पौधे बच जाते हैं, बाकी सारे पौधे मर जाते हैं। तो ये जो 3 4 कैटेगरीज है वैरायटीज की, फार्मर ने चूंकि ज़ाहिर है गोडी करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, तो सारे लोगों ने इस दफा कोशिश की कि बहुत ज्यादा लोगों ने कोशिश की कि हम ना 3 जीन वैरायटीज लगाएं। तो इन 3 जीन वैरायटीज के नाम से ना बहुत ज्यादा लोगों के साथ धोखा हुआ, लोगों ने ग्लाइफोसेट का स्प्रे किया और उनके उनके खेतों के खेत जो है ना वो जल गए। तो इसके लिए इदारों से और अथेंटिकेटेड सोर्सेज से हमेशा रब्ता करें, बल्कि आप इदारे से कंफर्म करें। हम लोग भी, और CCR भी, हमारा मुल्तान का स्टेशन भी, ये सारे हम भी 3 जीन पे काम कर रहे हैं, और हमारी भी इंशाल्लाह 1 2 साल में अप्रूव्ड वैरायटीज आ जाएंगी। और वो अप्रूव्ड वैरायटीज, अथेंटिकेटेड वैरायटीज लगाएं। और ये जैसे कैन की मैंने 2 बताई, ये अप्रूव्ड वैरायटीज हैं। अप्रूव्ड वैरायटी लगाने का मतलब होता है उससे, उसमें जो भी टेस्ट किए जाते हैं, जो उसके अप्रूवल के मराहल होते हैं, वो सारे उसने पूरे किए होते हैं। तो मेरा ये किसानों से रिक्वेस्ट है कि वो काम किया करें जो, जिसका मुकम्मल आम बंदे से कभी भी बनोला ना खरीदें कि वो कहे कि जी ये मैंने बहुत अच्छी वैरायटी है फलां जगह से आई है। तो ये कोशिश ये किया करें कि जो इदारे हैं उनसे ये वैरायटी, या फिर जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जहाँ जहाँ यानी जैसे हमने अब 39 कंपनीज हैं, मैं किसी प्रोग्राम में ना उनकी लिस्ट भी दूंगा कि वो ये कंपनीज हैं जिनको हमने लास्ट ईयर में कुछ सीड दिए हुए हैं। तो उनके पास काफी सारा यानी कि सीड इस दफा इंक्रीज हो जाएगा। तो आप उन कंपनी से भी सीड जो है ना हमारे अप्रूव्ड वैरायटी का ले सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, ज्यादा मसला यही आता है कि फार्मर्स को एक तो पहले वैरायटीज का नहीं पता होता, और अगर वो पूछ भी लें किसी से तो फिर क्वालिटी का बहुत इशू आ जाता है। तो जितने भी काश्तकार हैं उनसे ये दरख्वास्त की जाती है कि एक तो वो इदारे से जो है वो पहले उसको उनसे पूछ लें, उनसे पता करें कि कौन सी वैरायटी जो है वो अप्रूव्ड है और कौन सी अप्रूव्ड नहीं है। इसके लिए आप जितने भी गवर्नमेंट के कपास के इदारे उनसे बात कर सकते हैं। सावी का इदारा जो है, सावी भी इस पे काम करे। आप सावी के प्लेटफॉर्म से भी जैसे कि सारे काश्तकार बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास माहिरीन ज़राअत जो है वो हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं। सावी के जरिए भी कपास के जो काश्तकार हैं इन वैरायटीज के बारे में मालूमात दे सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, ऐप है, कहीं भी काश्तकार जो है वो इसके बारे में मालूमात जो है वो मुकम्मल हासिल कर सकते हैं। दूसरा सर, क्वालिटी का जो इशू आ जाता है वो बहुत मसला हो जाता है। तो ये बेहतर रहेगा कि अगर हम काश्तकारों को बता दें कि जी जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो इन कंपनीज को सीड दे रहे हैं, तो अगर काश्तकारों को अप्रूव्ड सीड चाहिए तो वो इन्हीं अदारों से जो है वो खरीदें।
सर इसके अलावा जी वैरायटीज की अगर हम बात करें तो जैसे कि पहले था 80-20 की रेशो चलती थी, 80-20 की रेशो से हम बीटी नॉन बीटी की कास्ट करते थे। तो उस रूल पे भी इस साल अमल हुआ है, और अगर अमल हुआ है तो इसका क्या फायदा है, ये किस लिए हम काश्तकार जो है उनको रेकमेंड करते हैं कि वो 80-20 की रेशो रखें। जी कोशिश तो की जाती है, लेकिन ना ये 80-20 की रेशो, आप बीटी और नॉन बीटी की बात कर रहे हैं? जी जी। देखें जी, बीटी वैरायटीज तो आप इस वक्त तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 99% एरिया पे बीटी वैरायटीज है। अब इसका जाहिर है कुछ हिस्सा जो है साथ थ्री जीन वैरायटीज भी ले रही हैं। तो नॉन बीटी का जो, जिसको रेफ्यूजी क्रॉप कहते थे, के साथ वो लगाते थे ताकि वो रेजिस्टेंस डेवलप ना हो सके, वो नॉन बीटी लगाई जाती थी। लेकिन इस जो अब अगर मैं साल में कहूँ तो मैंने कोई फील्ड ऐसा विजिट नहीं किया कि जिसमें, कम से कम मेरी विसिनिटी में तो ऐसा नहीं है। मैं भी रहीम यार खान वाली साइड पे, भावलपुर वाली साइड पे इन प्रैक्टिस हो ये चीज़ें। सिंध में भी ऐसा नहीं है। लोग ना वो अब थ्री जीन की तरफ रुझान है सबका, तो वो लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि वो साथ जब थ्री जीन लगाते हैं तो इसके लिए ये हो सकता है कि ये सिंगल जीन वैरायटी साथ लगाएं। यानी जो थ्री जीन लगा रहा है वो साथ सिंगल जीन लगा ले, वो नॉन बीटी ना लगाए। क्योंकि कल को ऐसा होगा कि थ्री जीन वैरायटीज पे भी गुलाबी सुंडी जो है वो सरवाइव कर सकती है। तो उसको इससे बचाने के लिए आप साथ, अगर आपने 5 एकड़ लगाने हैं तो आप 3 एकड़ थ्री जीन के लगा लें अप्रूव्ड वैरायटी के, और 2 एकड़ आप जो है वो सिंगल जीन वैरायटी के लगा लें। सिंगल जीन वैरायटीज जो है वो स्टिल, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो थ्री जीन वैरायटी से अभी भी बेटर है पैदावार पैदावार में और मौसमी हालात को का मुकाबला करने के लिए। थ्री जीन वैरायटीज में कुछ मसाइल भी आए हैं इस दफा। वो लोगों ने इसको, किसी कोई कहता है ये फंगस है, कोई कहता है ये बिल्ट है, कोई कुछ कहता है। लेकिन एक्चुअली वो ऐसा था कि 15 मार्च से लेके 15 जून तक वेदर कंडीशन जो है बहुत ज्यादा सीवियर रही। तो सैम्पलिंग की गई है इस दफा थ्री जीन वैरायटी, जिसमें विल्टिंग का प्रॉब्लम आया है। लोगों, काफी सारे लोगों ने राब्ता किया है कि ये विल्टिंग हो रही है, तो इसकी क्या वजह है। तो हमने इधर से अपने पैथोलॉजी सेक्शन से जो है वो सैंपल्स जो है वो टेस्ट करवाए हैं। काफी सारे, हमारे भी थोड़ा सा इशू आया था। हमारे तो खैर यहाँ पे झालाबारी से मसला बन गया था, लेकिन जो मुख्तलिफ फार्मर के फील्ड से भी सैंपल कलेक्ट करवाए गए, तो डिजीज कोई नहीं फाइंड आउट हुई, पैथोजन यानी कि कोई बीमारी पैदा करने वाली चीज भी साबित नहीं हुई। तो ये एक फिजियोलॉजिकल डैमेज था जो कि एक थ्री जीन वैरायटीज में है। तो इस पे हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और हमारे पास बहुत अच्छी हम चीजें डेवलप कर रहे हैं जिसमें ये मौसमी हालात को बर्दाश्त करने की सलाहियत हो। तो थ्री जी वैरायटीज जो है वो बहुत ज्यादा अर्ली कास्ट होती है। जब तो बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर आता है तो वो सडनली वो अपने पत्ते 25 दिन बाद दोबारा वो रीजनरेट कर देते हैं। तो ये भी लोगों ने बहुत सारी फंजीसाइड भी अप्लाई की है, बहुत कुछ किया, लेकिन लोगों को बहुत सारे इस साल ये विल्टिंग के इश्यूज रहे हैं। तो ये डायग्नोज यही है कि ये एक पैराविल्ट डिजीज है जिसकी वजह से ये हुई थी। अच्छा, बाकी आपने पूछा कि ये 80 और 20 की रेशियो से जो क्रॉप लगानी है, ये इन प्रैक्टिस नहीं है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप साथ यानी जब जहाँ पे थ्री जीन लगानी है या सिंगल जीन लगानी है, तो उसके साथ 80-20 की रेशो से अगर आपको नॉन बीटी की सीड की जरूरत है तो नयाब, हमारा फैसलाबाद का इदारा है नयाब फैसलाबाद, उनकी वैरायटी जो है नयाब किरण के नाम से, वो नॉन बीटी वैरायटीज है, वो बहुत अच्छी यानी उसकी पैदावार भी है। और वो वैरायटी जो है एज आपने अगर 80-20 की रेशो रखें तो वो वैरायटी लगाई जा सकती है। एक तो उसकी यील्ड बहुत अच्छी है, एक वो मौसमी हालात को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखती है। जी जी सर, बहुत शुक्रिया कि आपने वैरायटीज के बारे में काफी इलेबोरेट कर दिया। इसके साथ जैसे ही हमारा जो प्रोग्राम है उसका दूसरा हिस्सा जो है स्टार्ट करते हैं वैरायटीज पे, हम जैसे ही आगे क्लास स्टार्ट होगी तो इस पे हम डिटेल प्रोग्राम भी करेंगे, और सर से हम कंपनीज के बारे में भी पूछ के अपने काश्तकारों को जरूर बताएंगे कि जिनके पास अवेलेबल है अप्रूव्ड वैरायटीज, अप्रूव्ड सीड्स जो है वो कॉटन का, ताकि काश्तकार जो आसानी से रब्ता करके वो खरीद सके। सर इसके साथ ही हम जो गुलाबी सुंडी का आजकल अटैक है उसकी तरफ चलते हैं कि मौसमी हालात जो है वो उसके लिए साजगार हो रहे हैं। अटैक जो है वो देखा जा रहा है कुछ इलाकों में, और कुछ में जो है वो उसके इम्कानात हैं कि वो ज्यादा सीवियर ना हो जाए। तो इसी से रिलेटेड उसामा जो है वो
डिस्कशन करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम अस्सलाम। जी उसामा स्टार्ट करें। सर आजकल जैसे बारिशें हो रही हैं और बारिशों के बाद स्वेयर अटैक आ रहा है, देखने में कहीं कहीं पे अभी वैसे आम तो नहीं हुआ लेकिन स्टार्ट हो रहा है उसका इनिशियल अटैक गुलाबी सुंडी का। तो उसके लिए हमें आईपीएम का सर आप थोड़ा सा बता दें कि आईपीएम क्यों ज़रूरी है और क्यों हम इसको, अगर सुंडी जब हैच हो जाती है एग से तो वो जल्दी जल्दी टींडे के अंदर चल जाती है, तो उसके लिए आईपीएम क्यों हमें चाहिए कि हम आईपीएम से कंट्रोल करने की कोशिश जी, इस तरह है कि पिंक बोलवर्म जो है, पिंक बोलवर्म एक बहुत खतरनाक मतलब कीड़ा है। अगर आप इसको इस वक्त जिस जिस सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं, यानी कि गुलाबी सुंडी का अगर हमला इस दफा हो इस वक्त हो जाता है जब हमारी बारिशें बहुत हो गई हैं, नमी बहुत ज्यादा हो गई है, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक मतलब यानी कि जो बाकी को जो आपने 50-60 टिंडे हम कल की बात कर रहे थे, तो अगर हम एक दिन में एक टिंडा ले रहे हैं या हमारे एक टिंडा आ रहा है, तो ये हमें 50-60 टिंडे सेव करने के लिए जाहिर है सबसे पहले गुलाबी सुंडी को हमें टैकल करना है। तो इसके लिए ये ट्रैप्स वगैरह लगाते हैं। यानी हम नॉर्मली ये करते हैं कि जब 50 दिन की क्रॉप होती है तो हम पीबी रोप्स लगाते हैं पहले, और साथ हम इसके के लिए मॉनिटरिंग के लिए वो लगा देते हैं ट्रैप्स। तो उसमें वो ज़ाहिर है वो लगती है इसको क्या कहते हैं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा वो एग्जैक्ट नेम उसका। अच्छा, वो जब हम लगा देते हैं तो हमें वो आइडिया हो जाता है कि परवाने कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो जब परवाने आ रहे हैं तो समझ लें एग्लोइंग स्टार्ट हुई हुई है। साथ ये होता है कि जो हमने पीबी रोप्स लगाते हैं, वैसे ये पीबी रोप्स का कंसेप्ट जो है ये हमने इतना अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया। अगर हम पीबी रोप्स मंगवा लेते, जापानी में पीबी रोप्स आती थी, उनकी लाइफ 90 डेज होती थी। आप एक दफा लगा दें और ये एक किस्म का आईपीएम हो गया ना, आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपने उसको कर लिया कि आपने उसको लगा दिया पीबी रोप्स को, 120 लगती हैं तकरीबन, तो वो पूरे खेत में लगानी होती है। यानी 220 फुट है तो हर 10 लाइन के बाद लगा देते हैं। तो यानी कि 120 पूरी करनी होती है, पूरे खेत को कवर करना होता है 120 में इक्वल यानी डिस्टेंस से। जितने भी खेत की लेंथ है उस हिसाब से हम 20 पे डिवाइड कर लेते, यानी उसको 10 लाइनों में लगा, यानी 10 लगाने, यानी कि 10-10 लाइनें छोड़ के लगाते हैं, 20 लाइनें इधर। खैर इसको तो बाद में मैं डिस्क्राइब करता हूँ, लेकिन पहले ये देखें कि अगर वो आप लगा देते हैं तो आपके ऊपर, क्रॉप के ऊपर कोई स्ट्रेस भी नहीं आएगा, आपको स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। और जो है आपकी फसल एक किस्म की इतनी ज्यादा जो एयर में हम केमिकल्स फेंक रहे हैं उससे भी हम बचेंगे, और कीड़ा भी हमारा कंट्रोल होगा, और उसकी ज़ाहिर जनरेशन खत्म हो जाएगी। जब एक चीज 60 दिन की तक आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो अभी खैर अभी तो लेट हो गया, लेकिन हमने इस तरह किया है। लास्ट ईयर हमने किया था कि मैं आपको अपना फैसलाबाद की बता देता हूँ सिचुएशन, क्योंकि इदारों ने तो यहाँ ज़ाहिर है ये काम करना ही होता है। हमने 45 डेज की क्रॉप लगा दिए थे, तो बारिशें काफी हुई। लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ पे बारिश काफी हुई थी, तो लेकिन हमारी 60 दिन तक वो चली। और हमने 105 दिन के बाद जब उसकी लाइफ खत्म होनी शुरू हुई, हमने वो मॉनिटरिंग वाला ट्रैप जो है ना वो लगाए हुए थे। उससे ये हुआ कि हमें पता चल गया कि अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हमने दोबारा से पीबी रोप्स दी और दोबारा से सेकेंड टाइम लगा दी। उससे ये हुआ कि पूरा सीजन जो है ना हम पिंक बोलवर्म से के स्प्रे से हमारी जान छूटी रही। खैर अभी भी हमने इस वक्त भी लगाई हुई हैं, छोटी क्रॉप को हमने अब लगाई है हमारी क्रॉप, क्योंकि नॉर्मली हम एक्सपेरिमेंटेशन होती है हमारी लेट सोइंग की, तो उसमें भी हमने ये पीवी रोप्स ही लगाई हुई हैं। और हम ना देख भी रहे हैं उसको रोजाना की बेसिस पे, फ्लावर्स को भी विजिट करते हैं कि क्या हमारे बंद फूल तो नहीं मिल रहे, जो मदानी नुमा फूल होते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा इतने सवियर वेदर में भी पीबी रोप्स लगाने की वजह से हमें मदानी नुमा फूल नहीं मिल रहे इस वक्त। यानी कि मुझे आज टू डेट, आज तक की मैं बात करता हूँ, आज भी मैं विजिट करके आया हूँ, तो आज तक हमें ना फूल नहीं मिले। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल पीबी रोप्स अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हमें ये है कि आज ही
क्योंकि ये बड़ी तेजी से इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। एग लेइंग जब हो जाती है तो विद इन सेकेंड्स वो उसकी एंट्रेंस हो जाती है। तो उसके उससे बचने के लिए प्रिवेंटिव स्प्रे जो है वो क्योंकि इसका बाद में जब आपको पता ही है, किसानों को भी पता है ये सारी बात, कि जब सुंडी आ जाती है फिर आप किसी तरीके से भी उसको ना वहां से नहीं निकाल सकते। टिंडे के अंदर से सुंडी कभी मरी हुई नहीं निकली। तो बड़ा मुश्किल है कि कोई स्प्रे ऐसी हो कि जो वो पेनिट्रेटिव इफेक्ट रखती हो। तो उसके लिए मैं इस तरह है कि हम WDG फार्मूलेशन में लेमडा है 80 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसकी होती है, यानी डोज होती है 80 ग्राम पर एकड़। तो वो अगर WDG फार्मूलेशन वाला लेमडा आप लें, उसका स्ट्रेस भी कम है, और वो आप अगर प्रिवेंटिव स्प्रे 3 वीकली स्प्रे करें, 3 उसके, तो वो जो है ना उसका साइकिल जो है ना वो ब्रेक हो जाता है और वो काफी कंट्रोल होता है। अच्छा, अगर आपको वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ट्राई एज फास्ट जो है वो 600 पहले यूज कर लें। फिर दूसरी जो तीसरी दूसरे और तीसरे स्प्रे में 800 ml पर एकड़ के साथ स्प्रे कर लें। अच्छा, अगर आपकी क्रॉप की हेल्थ अच्छी है और फ्रूटिंग भी बहुत ज्यादा है, तो सबसे इफेक्टिव जो है वो ट्राईएजोफास के साथ डेल्टा मैथ्रीन है। उसके लिए 600 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवाएं। ये यानी IPM से हटके है अब, यानी वो PB रोब्स यहाँ लगा लें। अगर नहीं नहीं अवेलेबल तो ज़ाहिर है उसको उसकी अवेलेबिलिटी को देखते रहेंगे तो वो उतनी देर में तो अटैक हो जाएगा। तो उसका भी एक राइट टाइम होता है कि अब आप उसको पहले लगाएं टाइम से। तो इसके बाद गैमा साई हेलोथ्रिन है। उसके अलावा जो एक कुछ कम्बिनेशन होते हैं कि ट्राइआज़ोफास प्लस लैम्डा साई हेलोथ्रिन के कम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल हैं। और भी उसके अलावा काफी सारे, यानी बाइफेंथ्रिन भी लोग यूज करते हैं 350 ml, लेकिन वो बहुत छोटी क्रॉप पे अगर यूज करें तो ज्यादा उसका इफेक्टिव है। अदरवाइज आपको बाइफेंथ्रिन के साथ कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है। ट्राइआज़ोफास, सॉरी ट्राइआज़ोफास लेम्डा मिला लें आप थोड़ा बहुत। तो इस तरह करके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हमने भी एक कॉम्बिनेशन बनाया था कि क्लोरपेरीफास जो है ना, उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। क्लोरपेरीफास वैसे तो 1 लीटर उसकी डोज होती है, लेकिन वो 1 लीटर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ला सकती है। तो उसके लिए 500 ml हम क्लोरपेरीफास प्लस 500 ml हम एबामेक्टिन यूज करते हैं। तो वो ये इन कम्बिनेशन जब हम ये यूज करते हैं तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि जो इस स्टेज पे एबामेक्टिन जो है, अगर आपके पास थ्रिप्स का भी कोई इशू है तो वो भी कवर हो जाएगा। 2 चीजें आप इसमें कवर करेंगे इस कॉम्बिनेशन से। तो क्लोरपेरीफास आपकी जो डस्की बाग का मसला होता है इस स्टेज पे, वो भी कवर करेगी, और साथ आपका गुलाबी सुंडी और थ्रिप्स, यानी ये 2 अगर आप स्प्रे मिला के करते हैं तो आपको 3 चीजें कवर मिलेंगी। और दूसरा एक जो है बोल्टन के नाम से एक प्रोडक्ट है स्वाद अगर की, उसमें गेमा साई हेलोथ्रीन और क्लोरपेरीफास है। वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी है। तो ये यानी सारी जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं, ये सारे इफेक्टिव हैं। और बाकी जो कोशिश करें अगले साल, इस साल तो अब ज़ाहिर है टाइम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ कॉटन, तो यानी हम एंड की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि अब इस वक्त स्प्रे का टाइम है, स्प्रे का टाइम ज़ाया ना करें, आज ही स्प्रे करें प्रिवेंटिव। यानी जो आज ही देखे वो ये नहीं। अब अगर बंद फूल देखने शुरू कर दिए ना आपने, तो डेली जब बंद फूल उस वक्त तक नहीं बंद होंगे। यानी एक तो बंद फूल अगर देखें तो उसको रिमूव करें। आप ना फूल भी जाया ना करें, अपने ग्लव्स पहन लें तो सुंडी को जाया कर दें। आपने फूल जरूर रिमूव करना उसमें से। तो उसमें विजिट करें। मैं विजिट करता रहा हूँ जब ये सीवियर अटैक्स होते हैं। तो अगर आप एक खेत में 1 एकड़ में अगर आप खुद मूव करें तो तकरीबन 45 मिनट्स लगते हैं। पूरे खेत को विजिट करें, आप जनरल विजिट करें, उसमें जितने भी आपके जो पूल हैं, ये भी एक IPM है, ये भी आप मैनुअली आप उसको रिमूव कर सकते हैं। इतने पूल तोड़ने की बजाय आप उसको रिमूव करें। लोग मजाक तो समझते हैं कि ये नहीं, लेकिन ये मैंने करके देखा है। अगर आप 3 से 4 दिन ये विजिट करें और साथ आप स्प्रे कर दें, एक स्प्रे किया और साथ, और ये आप जो रोजाना के फूल आ रहे हैं आप उसको रिमूव कर दें, आपका अटैक जो है ना वो बहुत ज्यादा हद तक वो रिमूव हो जाएगा। क्योंकि उसकी जनरेशन आपने ब्रेक तो खुद कर दी। जो सुंडी आपने अपने हाथों से मारी, उसको स्प्रे की कोई जरूरत नहीं रही। अब जो बंद फूल है उसमें सुंडी नहीं ना बनना, उसको आप ही मार सकते हैं। तो विजिट कर लें अगर इनिशियल स्टेज पे
अटैक है तो बहुत हैवी अटैक नहीं होगा। अगर आप देखें, अगर अभी आजकल विजिट करें तो मेरा ख्याल है कि वो मुश्किल 5। तो इसको बचाने के लिए आप ना ये जो ऑर्गेनिक तरीकाकार होता है उसको यूज करना चाहिए। बीबी रोड्स हो गए, ये वाले सॉफ्ट टेस्ट जो है वो आप मॉनिटरिंग करें या मॉनिटरिंग ट्रैप्स लगा लें, फेरोमोन ट्रैप्स लगा लें। यानी ये चीजें जो है ना अगर आप कर लें तो ये गुलाबी सुंडी से इस स्टेज में बचा बचा जा सकता है। जी, जी उसामा। बहुत शुक्रिया सर। जी मैम, आपने तकरीबन सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया। जी सर, ठीक है। सर, आपने जो बताया कि अभी काश्तकार जो है वो खुद अपने खेत में जाए, अपने खेत का विजिट करें, और अगर उनको किसी फूल पे या वो सुंडी नजर आ रही है तो उसको फूल तोड़ने की बजाय जो है वो खुद उसको सुंडी को पकड़ के ग्लव्स पहन ले, अपने हाथ जो है वो कवर कर ले और वो सुंडी को ही खत्म कर दे, ताकि ज्यादा फूल भी जो है वो जाया ना हो। तो सर इसमें मतलब ये भी है कि अगर वो सुंडी को मतलब खत्म कर देंगे तो वो हो जाएगा। कि सम टाइम होता है ना कि सुंडी अंडे वगैरह भी दे देती है, अगर मैं नहीं गलत हूँ तो उनका भी जो होता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन भी जो हो सकती है, तो इसके बारे में क्या आप कहेंगे? जी जी, वो ना एग लेइंग जो होती है ना, वो जो जिसको हम डोडी कहते हैं ना, जी या वो फुलगुडी कहते हैं, वो बैक साइड पे एग लेइंग होती है। और वो सुंडी जो उसके अंदर होती है ना, वो तो एग लेइंग हो चुकी होती है। उसका तो अभी वो उसने तो उस पे फीड करना है, फिर उसने आगे प्रोसीड करना है। यानी उसका साइकिल तो चल रहा होता है ना। उसने एग एग लेइंग उसकी हो चुकी है, यानी वो स्केयर के जरिए से एंटर होती है। और स्केयर जो जिसको डोडी कहते हैं, वो उसकी बैक साइड पे एग लेइंग कहती है और एंटर हो जाती है उसके अंदर। और वो अपना फीडिंग कर रही होती है उस वक्त। तो अब वो उसने फीड करते रहना, उसने टींडा भी बनने से नहीं रोकना। टींडा भी बनेगा, और फिर जो टींडे के अंदर जो बनोला होगा, जो जो फ्रेश उसके मटेरियल होता है, यानी वो बन रहा है तो वो उसने अंदर फीड करते रहना, उससे बोल के अंदर फीड करते रहना। तो उसके बाद उसका प्रोसीजर जो है ना वो चलता रहना। उससे बेहतर है कि आप उसको मैनुअली रिमूव कर दें, ग्लव्स ना भी पहने, कुछ नहीं तो बाद में बंदा हाथ भी तो रहता है। फार्मर जो है वो ये सब कर सकते हैं। मट्टी जो है उनके हाथों को लगती रहती है, वो सुंडी ने कौन सा उनको कोई काट लेना है। हाँ जी सर, ठीक है सर। ग्लव्स तो मेरे जैसे बंदे के लिए जो चाहिए, उससे ग्लव्स पहन के जाए ताकि सुंडी काट ना ले। नहीं नहीं, काश्तकारों का तो सुंडी ये नहीं होता काट है। दी। सुंडी का जो जो मरगूब ग़िज़ा है ना, वो वही चीज है जो जिसके अंदर वो जिसने वो खाना है, जरदाने खाएगी साथ वो उसका, यानी कि फूल पोलिनेशन भी बड़ी अच्छी करती है वो, यानी टीला भी सही बन जाता है और अंदर भी वो फीड करती है। कुछ भी नहीं कहती सुंडी। जी सर, ठीक। हाँ जी। जी नाज़रीन, जो हमें फेसबुक पे ज्वाइन किया, जिन्होंने, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें अपने काश्तकार कपास से रिलेटेड, किसी कोई वैरायटी के मुतालिक या किसी और जैसे कि आजकल सुंडी का भी अटैक आ रहा है, व्हाइट फ्लाई सफेद मक्खी का भी अटैक आ रहा है। तो अगर किसी भी काश्तकार भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी हमारे कमेंट सेक्शन में पूछे। और उसके अलावा तमाम काश्तकारों को ये भी कहा जाता है कि अगर उनको लगता है कि ये हम जो कपास का प्रोग्राम है, जाहिर सी बात है काश्तकारों के लिए कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मालूमात जो है वो काश्तकारों तक पहुंचे। हमारी जो कपास की पैदावार है जिसमें डिक्लाइन आ रहा है वो ना आए, हमारी पैदावार जो वो अच्छी मिले, ताकि किसानों को भी फायदा हो, हमारे मुल्क की इकोनॉमी को भी फायदा हो। तो अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे हमें बात करनी चाहिए, कोई ऐसा मौजू है कपास से रिलेटेड कि जिसपे बात की जरूरत है, जो कि किसानों को पता होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पर भी काश्तकार जो है हमें बता सकते हैं कि जी इस वाले टॉपिक पे जो है वो बात करें, इस पे प्रोग्राम करें, तो इंशाल्लाह हम जो है वो जरूर करेंगे। जैसे कि भी वैरायटीज के बारे में, वो भी हमारे काश्तकार ने सजेस्ट किया था कि वैरायटीज के बारे में किसानों को बहुत मुश्किलात है, बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो उससे रिलेटेड भी जो है वो थोड़ी सी मालूमात जो है शेयर करें। तो हम लोगों ने उस पर भी बात की। इसी तरह आप जो है वो लाजमी हमें बताया करें, फीडबैक दिया करें कि प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, इसमें ये चीज जो है या ये टॉपिक जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो सावी, इसके लिए सावी डॉक्टर जहांजेब साहब का बहुत शुक्रिया, जो कि छुट्टी के दिन भी टाइम निकालते हैं सिर्फ इसलिए कि हम कुछ बातें जो है वो काश्तकारों को बता सके, जिसमें से चंद एक को, सबको नहीं चले, चंद एक को तो कोई ना कोई तो फायदा जरूर पहुंचे, किसी ना किसी की फसल जो है उसको फायदा पहुंचे। इसी के साथ हम प्रोग्राम जो है वो उसका एंड करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट हो रहा है। और
जैसे कि वैरायटीज की सर ने बात की, तो मैं काश्तकारों से जरूर कहूंगी कि सावी का प्लेटफॉर्म जो है वो उनके लिए हमेशा से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप अगर आपका, क्योंकि सर भी जानते हैं कि सर गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे मोस्टली काश्तकारों की रसाई बहुत मुश्किल हो जाती है, हर किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता, और कोई अवेलेबिलिटी का भी इशू हो जाता है। तो आप सावी पे घर बैठे ऑनलाइन हमारी ऐप है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे फेसबुक पेज पे भी जो है वो किसी किस्म की भी मालूमात जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। कुछ आपको किसी माहिरीन ज़राअत से कोई डिस्कशन करनी है, कुछ पूछना है, तो उससे भी उसके बारे में भी जो है वो आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ उसामा, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फिर हम प्रोग्राम जो है उसको एंड करें। मैम थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन आ गया है जाफर साहब को, हमें फेसबुक पे एंड पे वो पढ़ कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि साल्टी रकबे को कारआमद बनाने के लिए क्या इकदाम किए? जैसे उनकी नमकियात बहुत ज्यादा है, उनकी लैंड जो है जिसको मुसल्लर आई थिंक कहते हैं। जी जी, इसमें ये होता है जो कलर वाला रकबा होता है ना, इसको बड़ा टाइम चाहिए होता है रिकवरी के लिए। लेकिन फौरी ये होता है कि इसमें जो रूढ़ी वगैरह डालते हैं वो 6 से 7 ट्रालियां रूढ़ी डालें। उसके बाद आपने जो ये जिप्सम होती है, अगर आपका रकबा खराब है तो उसमें आप जिप्सम डालें। जिप्सम के तकरीबन 30 बैग डालें जिप्सम के। दूसरा, एक लाइम होता है, जिप्सम लिक्विड मिलता है, बना बनाया मिलता है, वो 30 लीटर पर एकड़ के हिसाब से उसमें एक एप्लीकेशन करनी होती है। और वो पूरे सीजन में 2 या 3 एप्लीकेशन करें तो काफी ज्यादा वो बेहतर होना शुरू हो जाती है जमीन। लेकिन इसमें ना सॉइल को रिकवर करने के लिए आप रूढ़ी का इस्तेमाल, जिप्सम का इस्तेमाल और डीएपी जो है उससे अवॉइड करें। उसकी जगह नाइट्रोफास यूज करें, या फिर एसएसपी जो है ना वो अगर आप 5 बैग फी एकड़ के हिसाब से यूज करें तो वो तकरीबन 3 से 4 साल लगेंगे, आपकी जो है ना वो रकबा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें कोशिश करें कि यूरिया वगैरह भी अवॉइड करें, उसकी जगह अमोनियम सल्फेट यूज करें। ये आपको सारे जो है इन चीज़ों को, इस जमीन को ठीक करने के लिए आपको लगातार 3 से 4 साल लगेंगे, और यही प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करते रहना। हमने भी ऐसे ही, एक सॉइल थी हमारी, वो बहुत ज्यादा साल्ट इफेक्टेड थी, तो हमने ये वाली एप्लीकेशन की तो वहाँ पे अब जर्मिनेशन भी ठीक हो गया और प्रोडक्शन भी ठीक हो गई है। तो वो 3 से 4 साल लगते हैं, इस तरह नहीं है कि पहले साल ही आप करेंगे तो हो जाएगा। तो ये आप रूढ़ी वगैरह, जिप्सम, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और इस तरह की चीजें जो है आप यूज करेंगे तो फिर ये साल बैठ। सल्फर का इस्तेमाल भी करें। अमोनियम सल्फेट में सल्फर होती है, इजाफी सल्फर भी यूज की जा सकती है। जी। हेलो। जी उसामा, आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है? अ, हाँ जी, अब आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का और इतना क्वेश्चंस का आंसर करने का। और आज हम इतने प्रोग्राम को की एंडिंग करते हैं इसी के साथ कि आप कोई की नोट दे दें हमारे फार्मर्स को पिंक बोलवर्म के लिए, कि वो क्या करें और कैसे उसके हल की तरफ जाएं, और फिर हम इसके साथ ही एंडिंग करेंगे। जी जी, पिंक बोलवर्म ये है जो, मेरी तो रिकमेंडेशन है कि आज ही, अगर आप आज ही आपकी क्रॉप जो है फ्लावर ज़ाहिर, टेम्परेचर बहुत अच्छा है कॉटन के लिए। अब इस वक्त अगर बारिशें नहीं होती तो टेम्परेचर बड़ा आइडियल चल रहा है। इसमें ये करें कि फौरी आप ना ट्राइआज़ोफास का स्प्रे जो है ना वो शुरू करें, और 600 से 700 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, और इसको डेली मॉनिटर करें। ये समझ लें कि आप जैसे हम खाना खाते हैं तो इस तरह ही अगर आपने अपनी क्रॉप बचानी है तो पिंक बोलवर्म बड़े बड़े ही खतरनाक कीड़ा है, ये फिर आपको छोड़ेगा नहीं। अच्छा, पहला स्प्रे आप ट्राइआज़ोफास का कर दें, दूसरा फिर जहर ऐसी का ही कर दें, और फिर आखिर में ट्राई प्लस डेल्टा कर दें, या फिर आप ट्राई प्लस डेल्टा के 2 स्प्रे करके फिर ट्राइआज़ोफास के एंड पे कर। और अगर आपका बिल्कुल अटैक नहीं अभी फील हो रहा आपको, तो फिर आप जो है लेमडा, मैंने आपको बताया था, वो आप हर वीक स्प्रे करते रहे। बहुत वो सस्ता प्रोडक्ट है, WDG फार्मूलेशन में 80 ग्राम पर एकड़ उसकी डोज है, पाउडर फॉर्म में होता है लेमडा। उसको आप यूज करते रहे, आपका डस्की बग का भी प्रॉब्लम साथ साथ इसका हल होता रहेगा। इसके अलावा मैं पिंक बोलवर्म के हवाले से कह रहा हूँ कि आपका इस वक्त जो नमी की वजह से जो जेसड का अटैक है वो भी बहुत ज्यादा हो सकता है।
तो इसको जेसन को भी साथ एड्रेस करें। इसमें डाइनोटिफ्यूरान 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। नाइट्रन पायरम लोग कहते हैं इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आप नाइट्रन पायरम के साथ अगर थोड़ा सा डाइमेथोएट को ऐड कर लें हाफ डोज पे, तो वो मिला के कर दें तो बहुत देर तक कंट्रोल रहेगा। वैसे जब जेसड आता है तो आजकल लोग डायाफेंथ्रान यूज कर रहे हैं। तो डायाफेंथ्रान भी किसी हद तक जेसड को कंट्रोल करता है, लेकिन आप उसमें कोई ना कोई बाहर जेसड का स्पेसिफिकली केमिकल जरूर यूज करें। मैंने फुलुनिका मेड यानी वूल आला का इसलिए नहीं बताया कि वो बहुत कॉस्टली है किसानों के लिए। तो वो अगर आप यूज करें तो वो उसका कंट्रोल बड़े दिन तक रहता है। तो वो अब 60 की बजाय 80 ग्राम पे यूज कर लें तो जेसड जो है काफी दिन तक आपका कंट्रोल कर लेगा। यानी पिंक के साथ अब जेसड का भी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जेसड जो है वो कंट्रोल हो जाता है, पिंक बोलवर्म जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता। तो 15 सितंबर तक आप जो है अलर्ट रहें गुलाबी सुंडी को मैनेज करने के लिए। पहले इसका अटैक थोड़ा सा लेट आता होता था, सितंबर के पहले हफ्ते में आता था, लेकिन ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं इसकी वजह से हमें इस वक्त पिंक बोलवर्म जो है ना एक बड़ा लीथल यानी कि बहुत खतरनाक कीड़ा साबित हो रहा है। तो कई सालों में तो इसने बड़े बड़ा नुकसान किया। 2015 में सब लोगों को याद होगा कि इतना ज्यादा इसका अटैक था कि पूरी क्रॉप फेलियर हो गई थी पाकिस्तान में। तो इसको टाइमली मैनेज करें और मतलब इसको जो जो मैंने स्प्रे रिकमेंड किया, मैंने 8 10 12 स्प्रे रिकमेंड किया, आप उनमें से कोई भी कर सकते हैं। गैमा साई हेलोथ्रीन 100 ml पर एकड़ प्लस 250 ml क्लोर पेरीफास भी आप यूज कर लें तो उसका भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो बहरहाल आप गुलाबी सुंडी और जेसड को साथ साथ कंट्रोल कर लें। आई होप के बहुत अच्छी कॉटन आ सकती है अगर आप 50 दिन मैनेज कर लेते हैं कॉटन को। और कॉटन मतलब पिंक बोलवर्म से बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। बंद फूल मिलते हैं तो समझ लें आप खतरे में हैं, तो फौरी स्प्रे करने और ये जो मैनुअल रिमूवल है ये भी करें साथ। तो जो छोटे काश्तकार है वो तो कर सकते हैं ना, 100 एकड़ वाला तो नहीं कर सकता। तो कम से कम छोटे एकड़ में है तो छोटे काश्तकारों के लिए हम कर रहे हैं ना प्रोग्राम ज्यादातर। तो बड़े काश्तकार तो रिसोर्सेज भी हैं, वो मैनेज भी कर सकते हैं, उनकी अवेयरनेस भी है। तो छोटे काश्तकार जो है ना वो अपने खेतों में खुद जाएं। अगर एक फैमिली के 4 बंदे हैं तो वो मैंने 45 मिनट बताया तो 20 मिनट में आप सारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आपको स्प्रे की जरूरत नहीं रहेगी अगर आप डेली मॉनिटर करें। सारे फूल बच जाएंगे, आपकी यील्ड बच जाएगी सारी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया काश्तकार भाइयों। अगर आप इसी तरह के कपास के बारे में मसाइल का हल जानना चाहते हैं तो हर इतवार को हम प्रोग्राम करते हैं सावी सवेरा, और सावी बैठक होती है हफ्ते की रात 8 से 9 बजे। और आप हमें बता भी सकते हैं कि हम अगले हफ्ते किस टॉपिक पे बात करें, और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया।